अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। एटीएस के डी.के. ठाकुर साल 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। इससे पहले वह राजधानी लखनऊ के एसएसपी भी रह चुके हैं। बीएसपी चीफ मायावती के शासनकाल में डी.के. ठाकुर लखनऊ के एसएसपी और डीआईजी के पद पर तैनात भी रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में भी काम किया है। बताया जाता है कि पुलिस अधिकारियों में डी.के. ठाकुर की अलग पहचान थी। जब वह लखनऊ में तैनात थे तब लोगों की शिकायत को सुनने के लिए 10 बजे से शाम को 5 बजे तक उपलब्ध रहते थे। इतना ही नहीं, राजधानी में अपने 1.25 साल से ज्यादा के कार्यकाल में उन्होंने क्राइम तथा लॉ एंड ऑर्डर के शानदार काम किया है। वह नियमित रूप से दफ्तर में बैठकर सालों से लंबित मामले को निपटाते भी थे। डी.के. ठाकुर का ये कारनामा कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के दौरान जहां पूरा लखनऊ रो रहा है, वहीं कहीं ना कहीं इन लखनऊ को अगर किसी ने बांध रखा है और मजबूती दे रखी है तो वो भी ये लखनऊ की उत्तर प्रदेश पुलिस ने। हमारे साथ इस पूरे विषय में बात करने के लिए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डी.के. सर मौजूद भी हैं। सर, पहले तो प्रभात साक्षी में आपका मैं स्वागत करूंगा, और दूसरा कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में आपके अब तक के सर्विस में कैसा लगभग रहा है समय? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना महामारी की विभीषिका न केवल मेरे लिए या पुलिस विभाग के लिए या शासन प्रशासन के लिए, अभी तो आम जनता के लिए भी एक अलग तरह की विभीषिका थी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। मैं तो ये कहना भी चाहूँगा कि जब कोविड का वेव 1 आया था अपने देश में 2020 में, तब हम लोगों ने सामना किया, तमाम चुनौतियाँ थी। उस समय प्रवासी नागरिकों की, प्रवासी मजदूरों की समस्या थी, तमाम जो लोग बीमार पड़े थे उनकी समस्या थी। और धीरे धीरे जब ख़त्म हो गया तो हम लोग करीब करीब समझ चुके थे कि धीरे धीरे समस्या ख़त्म हो जाएगी। और जब कोविड का वेव 2 आया, वेव 2 की विभीषिका इस तरह से आई, इस तेज़ी से आई, इस तेज़ी से संक्रमितों की संख्या बढ़ी, इस तेज़ी से बेडों के लिए मार बढ़ी, अस्पताल में बेड मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, रेमडेसिविर दवा मिले, या अब ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन की बात हो रही है। तो ये अचानक सबके लिए ऐसी बात थी कि हम लोग एक दिन एक समस्या का सामना करना करते थे, दूसरी समस्या आ जाती थी। ये समस्या आ जाती थी कि स्मशान गृह में अंतिम संस्कार में समय लग रहा है, वहाँ लंबी वेटिंग है, फिर कोरोना कर्फ्यू लगा, तमाम लगा। तो ये पुलिस विभाग के लिए, प्रशासन के लिए, आम जनता के लिए एक ऐसी विभीषिका थी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, कोई प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाए थे। लेकिन जब सामने चुनौती आई तो सबने इस समस्या का मिलकर सामना किया और समाधान किया। और इसका ये परिणाम है कि देखिए, जब अप्रैल में एक दिन लखनऊ में 6000 से ज़्यादा संक्रमित हो गए थे और आज आप देखेंगे 100 से कम पर हम लोग आ गए हैं। जाहिर है कि ये बहुत चुनौती भरा समय रहा है आपके लिए और लखनऊ पुलिस के लिए भी बहुत चुनौती भरा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से लखनऊ पुलिस ने इसको पूरा हैंडल किया। और सबसे बड़ा जो आपके लिए चैलेंज था वो था कालाबाजारी को लेकर दिन और रात लखनऊ पुलिस छापेमारी में लगी रही, तो उसको किस तरीके से आपने कवर किया? देखिए, यही बताना चाहूँगा, जब कोविड वेव 2 शुरू हुआ और जब संक्रमितों की संख्या बढ़ी तो इस बार पहली बार आपने देखा होगा कि सबसे पहले ऑक्सीजन की मांग बढ़ी। कोविड वेव 1 में इतना ऑक्सीजन की इतनी मांग नहीं थी। कोविड वेव 2 में ऑक्सीजन की मांग इतनी बढ़ी कि हमें लखनऊ में जो हमारे 6-7 गैस फिलिंग सेंटर थे, सब जगह पुलिस बल तैनात करना पड़ा, सब जगह सुनिश्चित करना पड़ा कि हॉस्पिटल वालों को प्रायोरिटी पर ऑक्सीजन मिल जाए। हमें उन ऑक्सीजन के जो ले जाने वाले थे हॉस्पिटल के, उनको एस्कॉर्ट गाड़ी देनी पड़ती थी। यहाँ तक कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली, जीवन रक्षक एक्सप्रेस चली, हम लोगों ने दूसरे प्रदेशों से ऑक्सीजन मंगवाया। तो सबसे पहली समस्या हमारे पास ऑक्सीजन की आई। और उसी समय दूसरी समस्या आई थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की, जो कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उस समय रामबाण की तरह था। तो जब कुछ ऐसे शरारती तत्व थे, आपराधिक तत्व थे, उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन की मांग बहुत बढ़ रही है और रेमडेसिविर दवा की बहुत मांग बढ़ रही है, तो उस कालाबाजारी में, और न केवल कालाबाजारी में, नकली दवा के निर्माण में लग गए। ऑक्सीजन की तो, ऑक्सीजन सिलेंडर की तो कालाबाजारी हुई, जहाँ 5000 का था, 10,000 का था, उसको 20,000, 50,000 में बेचा। रेमडेसिविर दवा वाले में 2 काम किया उन्होंने। एक तो कालाबाजारी की ही, कालाबाजारी से ज़्यादा क्या, उन्होंने नकली दवा बेचे। नकली दवा इस तरह बेचे कि उन्होंने क्या किया, यदि किसी एक दूसरे रोग की या दूसरा इंजेक्शन है जिसका दाम 75 रुपया, 100 रुपया है, तो उस पर से रैपर हटा दिया। रैपर हटाकर उस पर रेमडेसिविर का रैपर लगा दिया और उसको 10,000, 15,000 में बेचा।
ये तो सीधे सीधे एक आम व्यक्ति, आम नागरिक के जीवन से खेलने के समान था। तो इस पर जब हम लोग सामने समस्या आई तो हम लोगों ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को एक्टिवेट किया, आम जनता से मदद मांगा, आम जनता ने सूचना दी, हम लोगों ने लगे और हम लोगों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। लखनऊ में आपने देखा होगा पूरे प्रदेश सबसे ज़्यादा कार्रवाई हुई और हम लोगों ने 50 से ज़्यादा लोगों को अंदर भेजा, तब जाके समस्या शांत हुई। अब धीरे धीरे समस्या खत्म हो गई है। सर, अगर बात करें तो लखनऊ पुलिस की और पब्लिक जनता की, अगर दोनों की आसपास में तालमेल की बात करें तो चूंकि इस कोरोना काल में पब्लिक इतना त्रस्त हो गया था, परेशान भी हो गया था और कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस भी काफ़ी परेशान हो कि दिन और रात उनको ड्यूटी करनी पड़ी। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी माहौल बने हैं कि दोनों को आपस में, पब्लिक और पुलिस को नोकझोंक हुआ है, यहाँ तक कि मारपीट भी हुई है। तो उसको किस तरीके से लखनऊ पुलिस ने हैंडल किया था? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, एक ऐसा समय था, अभूतपूर्व समय था, भविष्य समय था। आम जनता, खासकर जिसके घर में लोग बीमार हो रहे थे, जिसके घर में लोग मर रहे थे या जिसके घर में खाने के लिए सामान नहीं था, आजीविका समय नहीं था, उनका इस समय में संकट में आना और संकट के समय असामान्य व्यवहार करना एक आम बात है। पुलिस भी इस बीच में त्रस्त हुई। पुलिस ने तमाम ऐसी भूमिकाएं निभाई, आपको मैंने बताया, उन्हें ऑक्सीजन गैस फिलिंग सेंटर पर अपनी ड्यूटी दी, कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की, जब कोरोना कर्फ्यू शुरू हुआ तो उसका पालन कराया। हमारे पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा संक्रमित हुए जो कि उन्होंने ओपन ड्यूटी की, एक्सपोजर हुआ। हमारे पुलिस वालों में अप्रैल में मात्र 6-7 लोगों की डेथ हो गई। तो ऐसा समय था, दोनों समय संकट था, दोनों समय सामना था। इस समय हम लोगों ने अपने पुलिस वालों को यही समझाया कि आम जनता त्रस्त है, आम जनता के साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से पेश आएँ, सौहार्द तरीके से पेश आएँ, उनकी समस्या को हम सुलझाएँ। हमारे लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के काम किया। आपने देखा कई ऐसे उदाहरण आए जबकि कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु हो गई, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, घर में अकेला था, कोई नहीं मिला, हमारे पुलिस वालों ने कंधा दिया, हमारे पुलिस वाले लोगों का खाना खिलाया, हमारे पुलिस वाले लोगों को एम्बुलेंस का इंतजाम किया। सब जगह सब लोगों ने मिलकर काम किया। एक आध ऐसे प्रकरण आए जहाँ पर कि दोनों के बीच नोकझोंक हुई। तो यदि 1000 प्रकरण आते हैं उसमें 999 प्रकरण सही होते हैं। यदि एक प्रकरण गलत हो रहा है तो उसको हम लोग, कई जगह ऐसे भी प्रकरण आए हैं जिसमें कि लखनऊ पुलिस ने भी काफ़ी जनता पर भी मतलब बिना किसी बेवजह पर मारपीट की। जैसे कोई अगर नॉर्मली छोटा कोई काम कर रहा है उसका ठेला फेंक देना, या फिर कोई निकल रहा है उसको रोक के लाठी डंडे चला देना, या फिर कोई निकल रहा है तो उसके चालान काट देना या चालान ना काट के उनसे पैसा ले लेना। तो इस तरह की आपकी तरफ से अभी तक इस सेकंड स्टेज में कितने लोगों पर लगभग कार्रवाई हो चुकी है? पूरा फैक्चुअल बताना चाहूँगा। इस तरह के मात्र 3 प्रकरण सामने आए हैं। एक प्रकरण कृष्णानगर का आया था जिसमें कि रात में 3-4 बजे 4-5 लोग जा रहे थे और कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करके, उसमें पुलिस वालों ने रोका था। रोक करके कार्रवाई जो करना चाहिए थी कार्रवाई न करके उसमें शिकायत ये आई कि साहब इन लोगों को डंडे मारे गए। उसके हम लोगों ने बाकायदा जांच कराई, जांच करा कर उन लोगों को लाइन हाजिर कर दिया। इसके अलावा एक प्रकरण और आया था, कल का ही था, शायद कल या परसों का था, कि एक ठेले वाले से हमारे एक दरोगा जी ने एक बाट माप ले लिया। उसका कोई मारपीट नहीं की थी, फिर माप ले लिया था। माप इसलिए ले लिया था कि वो VIP रोड पर ठेला लगाता था, उसको बार बार कहा जाता था आप यहाँ मत लगाओ, कहीं और लगाओ, वो नहीं लगाया जाता था। लेकिन दरोगा जी की ये कार्रवाई गलत थी, उनको बाट माप नहीं लेना चाहिए था। तो हम लोगों ने इसको रियलाइज़ किया। रियलाइज़ करने के बाद हमारे इंस्पेक्टर गए, मौके पर गए, उन्होंने उनको इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन दिया और वगैरह किया, उनको समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस 2 के अलावा, इस 2 प्रकरण के अलावा और कोई प्रकरण नहीं आया पूरे 2 महीने में इसमें। बिल्कुल ठीक है, आपने ऐसे कोई प्रकरण नहीं आया। लेकिन हम अगर बात करें कोरोना जैसी महामारी में, ये ऐसा समय है कि इसे हम बात करते हैं कि एक परिवार का साथ छोड़ रहा है। ऐसे समय पे आपने लखनऊ पुलिस के हौसला अफजाई के लिए क्या कुछ किया? क्योंकि मान के चलिए उनका भी एक परिवार है, वो भी अपने भी बच्चों के साथ घर से बाहर है, उन्हें भी घर जाना पड़ता है। तो उनके हौसला अफजाई के लिए आपने क्या कदम उठाए? देखिए, हम लोगों ने मात्र 2 ही कदम उठाए। अपने सारे अधिकारियों से, सारे कर्मचारियों से, सारे थानाध्यक्षों से, प्रभारीक्षों से हम लोग लगातार संवाद बनाए रखे। हम लोग लगातार इसकी समीक्षा करते रहे, कहाँ क्या समस्या आ रही है हमारे काम करने में, कहाँ क्या समस्या आ रही है हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से। कई बार ऐसे केस भी हुए कि हमारे पुलिस कर्मियों के परिवार वालों को भी हमें बेड दिलाने में दिक्कत आ रही थी। उसमें हम लोग हाईएस्ट लेवल पर लग करके हम लोगों ने कार्रवाई की। ये हम लोग उनकी व्यक्तिगत समस्या के समाधान करते थे और जो विभागीय समस्या थी उसका भी समाधान करते थे। कि मैं कहना चाहूँगा कि लोग, हमारे पुलिस कर्मियों ने बहुत सारे संकट का सामना करके भी इस पीरियड में सराहनीय कार्य किया है। लखनऊ की जनता की सुरक्षा के दौरान ही कई पुलिस वाले शहीद भी हुए हैं, कोरोना के शिकार भी हुए हैं। तो जो शहीद हो चुके हैं, कोरोना के शिकार हो चुके हैं, इनकी मौत हो चुकी, उनके परिवार के लिए पुलिस क्या कर रही है? देखिए, उनके परिवार के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा कर दी है कि उनको जो सामान्य रूप से जो धनराशि मिलती थी, जो सामान्य रूप से हमारे यहाँ किसी को भी सेवा काल में मृत्यु होने पर मिलती है, उसके अलावा कोरोना, यदि उनकी 2 बातें हैं, यदि कोरोना कोविड से मृत्यु हुई हो
और उनकी ड्यूटी कोरोना संबंधित कार्य में लगी हो, उसे 50 लाख अनुग्रह धनराशि मिलेगी। ऐसे जितनी भी फाइलें हैं हम लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं। बहुत सारे फाइलों में हम लोगों ने सीएमओ से रिपोर्ट लेकर के डीएम को भेज दिया है, डीएम ने उसको अप्रूव कर दिया है, शासन से पैसे मांगे हैं, शासन से उनको धनराशि दे दी जाएगी और साथ ही साथ उनके परिवार के जो भी योग्य सदस्य हैं उनको सेवा नौकरी भी दी जाएगी पुलिस विभाग में। ये कार्रवाई की जा रही है। नहीं, जाहिर है कि देखिए आपने अपना जिस तरह से हौसला अफजाई किया, साथ ही अपने जितने भी आपके संपर्क में रहे पुलिसकर्मी सबके हौसला अफजाई किया। कोरोना कोविड-19 1 स्टेज, कोविड-19 2 स्टेज की लगभग समाप्ति है और वहीं 3 की भी लगभग शुरुआत होने वाली है। वो किसी वक्त भी हो सकती है और एनी टाइम, उससे कोई समय निर्धारित नहीं है। ऐसे समय पर अब क्या आपकी तैयारी है ताकि आगे चल के जो दिक्कतें सेकेंड स्टेज जो पुलिस वालों को हुई हैं वो अब ना हो? देखिए, आप ये मानेंगे कि हम अपने जो तैयारी होती है हम अपने लेसन्स लर्न करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। हमने कोविड-1 में जो एक्सपीरियंस लर्न किया उसको कोविड-2 में आजमाया। अब कोविड-2 में जो देखेंगे उसका कोविड-3 में जाएंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हर एक फेज की समस्याएं अलग होती है। जैसे मैंने कहा फेज 1 की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? वो समस्या थी अप्रवासी मजदूरों, अप्रवासी नागरिकों को सुरक्षित पहुँचाना। कोविड फेज 1 में आपने कहीं देखा ऑक्सीजन की समस्या आई थी। कोविड फेज 1 में कोई कालाबाजारी नहीं आई थी। कोविड फेज 1 में कहीं पर बेड की मारामारी नहीं थी, जबकि कोविड फेज 2 में इससे सारी समस्या आई। कोविड फेज 2 में हम लोगों ने ब्लैक फंगस का नाम सुना, तो तमाम बातें आती हैं। अब कोविड फेज 3 के बारे में हम लोग को एक्सपर्ट नहीं बता सकते, कि मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा, जो हम लोगों ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे अधीनस्थों ने जो कोविड फेज 1 और फेज 2 के अनुभव से सीखा है, उस अनुभव को आगे रखते हुए हम लोग कोविड फेज 3 यदि आता है और जब भी आता है तो उसका सामना करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। नहीं, बहुत सही। बाकी अगर बात करें तो पब्लिक की, हम जनता की बात करें तो पुलिस तो फिलहाल अपना पूरा काम कर रही है। सुबह हुआ, शाम हुआ, दोपहर हुआ, रात हुआ, लगातार चेकिंग अभियान में लगी हुई है और जगह जगह लोग अपना जाके चेकिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं। लेकिन पब्लिक जो कि मानने के लिए तैयार नहीं है, वो घर से बाहर फिर भी निकल रही है, बेवजह कोई ना कोई बहाना बना के निकलती हैं और घूम फिर के टहल के बाहर आ जाते हैं। अगर इस तरह से पब्लिक अगर पुलिस प्रशासन को मिलती है, पकड़े जाते हैं, तो उनके लिए क्या कोई एक्शन लिया जाएगा या समझा के उनको छोड़ दिया जाएगा? आपकी तरफ से क्या निर्देश गए हैं? देखिए, मैं इतना बताना चाहूँगा कि लखनऊ की जनता ने, जो बुद्धिजीवी है, प्रबुद्ध है, उसमें 90% लोगों ने हमारा साथ दिया है। आप जब भी निकलेंगे आप देखेंगे पूरे बाजार बंद हैं, रोड पर बहुत कम गाड़ियाँ निकल रही हैं। जो भी निकल रही हैं अपने काम से निकल रहे हैं। खासकर जो देखेंगे आप, इधर वैक्सीनेशन चल रहा है, सरकारी कार्यालय खुले हुए हैं, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उसको जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने छूट दे रखी है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके खुले रहते हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मेडिकल दुकानें हैं, दूध है, सब्जी है, राशन दुकानें सब खुले रहेंगे। हाँ, आपकी बात से हम लोग सहमत हैं। कुछ ऐसे % लोग हैं जो कि बदमाशी के लिए या तफरी करने के लिए बाहर निकलते हैं, उनको हम चेकिंग करते रहते हैं और चेकिंग करने पर जब भी हमें मिलते हैं तब उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो, चालान करने की कार्रवाई हो, मुकदमा लिखने की कार्रवाई हो, हम लोग सब कर रहे हैं और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, लखनऊ जनता से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि देखिए, हम लोग 6000 से बिलो 100 आ गए हैं। हमारा अगला लक्ष्य क्या है? हमारा अगला लक्ष्य है कि हमारा कोरोना कर्फ्यू समाप्त हो। हमारा कोरोना कर्फ्यू समाप्त कब होगा? जब हमारा एक्टिव पॉजिटिव केस 600 से नीचे आ जाए। आज भी हमारे पास जो फिगर है वो 2250 से ज़्यादा है। हम लोग जितना अपने को संयमित रखेंगे, जितना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे, जितना ही कोरोना कर्फ्यू का पालन करेंगे, उतना जल्दी ये फिगर 600 से कम आ जाएगा, उतना ही जल्दी हमारा कोरोना कर्फ्यू हटेगा, उतना ही जल्दी हम लोग सामान्य दिनचर्या को अपना पाएंगे। ये इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये कोरोना कर्फ्यू का पालन करना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना, ये सरकार के लिए आप नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए करेंगे उतना जल्दी आपकी दैनिक दिनचर्या सामान्य होगी, अपना काम कर पाएंगे, अपना रोजगार कर पाएंगे, अपने जीवन को समृद्ध कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल, कोविड का समय था, कोविड के दौरान केवल वैक्सीन ही एक ऐसी दवा है जो कि हमें लड़ने की शक्ति दे रहा है, लेकिन आज भी हम केवल युवाओं की बात करते हैं कि युवा कोविड के वैक्सीन इंजेक्शन से इतना डर रहा है कि उनको लगता है कि इंजेक्शन हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो ऐसे युवाओं के लिए और जो इंजेक्शन नहीं लगवा रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, मेरा विचार इसमें आपसे हट करके है। मैं ये बताना चाहूँगा, जब ये कोविड की वैक्सीन की बात आई थी, फरवरी में प्रारंभ हुई थी, तब जरूर लोगों के मन में ये दुविधा थी, शंका थी, संशय था। लेकिन जब लोगों ने कोविड फेज 2 देख लिया, इसकी विभीषिका देख ली, तो आज के डेट में हर एक वर्ग में, कुछ अपवाद हो सकते हैं, अपवादों की बात नहीं कर रहा, हर एक वर्ग में ज़्यादा से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लेने की चाहत है। उसके लिए वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा 18 से 44 के लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जब भी खुलता है तुरंत क्लोज हो जाता है।
जो 45 से एबव लोग हैं वो भी अपना वैक्सीन ले रहे हैं। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मंगवा रहे हैं, अभी ग्लोबल टेंडर भी हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब 90+ % या 95% लोगों में कोई शंका, संशय, संदेह है। जब लोगों ने देखा अब लोग धीरे धीरे तैयार हो गए हैं। अब तो बहुत सारे जो अलग अलग ग्रुप हैं वो सब, उन्होंने भी जो पहले कहते थे कि साहब कि इस पर्टिकुलर पार्टी का वैक्सीन है या वैक्सीन से ये खतरा है या हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, वो लोग भी अब कहना शुरू कर देंगे जल्दी जल्दी वैक्सीन लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लाओ और हम लोग को वैक्सीन उपलब्ध कराओ। थैंक यू। तो जाहिर है कि कोविड-19 में लखनऊ पुलिस ने जो हौसला दिखाया है और रात दिन ड्यूटी कर जनता को कर्फ्यू के लिए घर पर रोकने के लिए कहा है और कर्फ्यू का पूरा इंतजाम किया, इससे कोरोना के लखनऊ के जो कोरोना केसेस हैं काफ़ी डाउन भी हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।